साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। देखिए, अगर मैं बात करूं आज के इस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक को आज मैं पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है तारीख ज़बान उर्दू, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख, जिसमें हम कदीम हिंद आर्याई और ये वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, ये क्या होता है इसको मैं पढ़ाऊंगा। पराक्रत अपभ्रंश ये सब पढ़ाऊंगा। उसके बाद साथियों, जो पूरी जबान के खानदान है उसको भी पढ़ाऊंगा। ये क्लास किन के लिए बेहतर है पहले वो आप जान लीजिए। ये क्लास सबसे पहले जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास नहीं है। हरगिज हरगिज आप अपना टाइम बर्बाद न कीजिए। आप इसी वक्त साथियों इस वीडियो को देखना छोड़ दीजिए। सीटेट वालों के लिए क्लास नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत लोग परेशान होते हैं, थंबनेल वगैरह पढ़ते नहीं आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूपी टीजीटी के लिए है ये क्लास, पीजीटी वालों के लिए भी है, DSSB का जो पीजीटी का है उसके लिए भी है, टीजीटी के लिए भी है, एनवीएस वालों के लिए भी है, यूजीसी नेट वालों के लिए भी है। चूंकि पहला जो आपका यूनिट है लिसानियात, उसी से है ये। तो ये क्लास उर्दू के अच्छे जो एग्जाम होते हैं, हायर एग्जाम, उसके लिए आपको ये काम आएगा, ठीक है ना। और इसके कई पार्ट आएंगे तब आपको ये समझ में आएगा। आज वाला पार्ट, एक कल, एक परसों, 3 पार्ट आने के बाद तब एक टेस्ट लगेगा 50-60 क्वेश्चन का, तब आपको चीजें और भी अच्छे ढंग से समझ में आएंगी, ठीक है ना। ये लिसानियात से हैं। सबसे पहले जानते हैं हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख। देखिए, आर्या एक ये कौम है, अपने यहाँ जो हिंदुस्तान है इसकी तारीख बहुत पुरानी है, ठीक है ना। इसमें जो साथियों कहा जाता है कि वो कौम जो सब जिसका हिंदुस्तान पे कब्जा था, जो असल हिंदुस्तानी है, वो साथियों आदिवासी है, ठीक है ना। उसके बाद आर्या लोग आए और आर्या लोग ने उनको साथियों पीछे धकेला और वो लोग यहाँ पर काबिज हो गए। आर्या लोग को जमीन खोद कर साथियों खेती करने आता था और वो तरह तरह के फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गए, तो इसलिए कहा जाता है। उसके बाद फिर मुसलमानों का यहाँ पर क्या हुआ साथियों, आना शुरू हुआ। तो खैर मैं उतने डिटेल में पीछे नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा कि आपको टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, 2500 कबले मसीह, कबले मसीह क्या होता है पहले आप इसको जान लीजिए। अभी जैसे चल रहा है 2000 साथियों 22 चल रहा है, तो ये 2022 क्या है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए उस वक्त 1 ईस्वी था। उस वक्त से लेकर अब तक साथियों 2000 साल ईसा अलैहिस्सलाम को हो गया। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये ईस्वी शुरू हुआ है। तो उससे पहले क्या था, तो उससे पहले भी कोई गिनती रही होगी, उसको नहीं आमतौर पे गिना जाता, तो उसको कबले मसीह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कबले मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले का जमाना, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले का जमाना, ठीक है ना। अब आप देखिए क्या कहा जा रहा है, एक एक पॉइंट को देखिएगा और मैं पॉइंट को हाईलाइटेड भी करता चलूंगा ताकि साथियों आपको दिक्कत ना हो जो एग्जाम में पूछा जाता है। हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख में कहा जा रहा है 2500 कबले मसीह के करीब, क्या यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 1 ईस्वी हुआ, उससे भी 2500 साल पहले की बात हो रही है। देखिए क्या, यानी कितनी पुरानी तारीख। 2500 कबले मसीह के करीब हिंदुस्तान पर आर्या नस्ल के लोगों ने हमला किया। किसने किया? आर्या नस्ल के लोगों ने हमला किया। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में दरावड़ी नामी नस्ल के लोग रहते थे। किस नाम के लोग रहते थे? दरावड़ी नामी, दरावड़ी नामी, ठीक है ना, दरावड़ी नामी। यानी 2500 कबले मसीह हिंदुस्तान पर आर्या नस्ल के लोगों ने हमला किया। तो उस लोगों ने जो हमला किया उस वक्त कौन सी नस्ल थी हिंदुस्तान पे? दरावड़ी नामी, ठीक है ना, नस्ल के लोग आबाद रहते थे। आर्याओं ने उनको जुनूब के जानिब धकेल दिया और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसा ली। जुनूब का मतलब होता है दक्षिण की जानिब, यानी उसको दक्षिण की तरफ धकेल दिया और वो लोग वहां पर बस गए। दरावड़ी हिंदुस्तान के असल बाशिंदे हैं। मैंने वही बोला ना, इसी को आदिवासी बोले जाते हैं, यही असल बाशिंदे हैं यहाँ के जी। और जबकि आर्या तो वस्ती एशिया की जानिब से हिंदुस्तान में आए थे, यानी वस्त एशिया से वो लोग हिंदुस्तान आए और उन्होंने यहां से दरावड़ी को पीछे धकेल दिया जुनूब की जानिब। ये लोग बहुत से कबाइल में मुनक़सिम हैं। कौन? आर्या लोग जो थे उनके अलग अलग कबाइल थे, हर एक की अपनी अपनी जबान है लेकिन बुनियाद मुश्तरक है। मतलब यह हुआ कि 2500 कबले मसीह
आर्या लोग हिंदुस्तान पर हमला किया और वो लोग यहां पर जो पहले से जो नस्ल आबाद थी द्रावड़ी, उसको जुनूब की जानिब धकेल दिया और वो लोग यहां पर साथियों क्या हो गए, काबिज हो गए और बस गए, बस्तियां उन्होंने बसा ली। अब होता क्या है कि जो आर्याई आए थे उसके भी बहुत सारे कबीले थे, हर कबीला के अलग अलग जबानें होती थी, ठीक है ना, लेकिन वो तमाम का जो मुश्तरक बुनियाद यानी वो सभी के सभी एक ही खानदान से थे, वो आर्या खान नस्ल से थे, ठीक है ना। अब देखिए चीजों को सुनिएगा, बेहतरीन ढंग से सुनिए, तब आपको पूरा एक थ्योरी आपको मिल पाएगा। अब जानते हैं जबान किसको बोलते हैं। जबान आवाज और अल्फाज का मजमुआ है। जबान हमारे एहसासात, जज्बातों, ख्यालात को अदा करने का एक वसीला है। वसीला का मतलब होता है कम्युनिकेशन यानी जरिया है। हम क्या सोचते हैं, अपनी बात हम आप तक कैसे पहुंचा सकते हैं, बीच में जो जरिया बनता है उसी को बोलते हैं जबान। क्या बोलते हैं, जबान बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जबान जमानो मकान, जमान का मतलब होता है वक्त, मकान का मतलब होता है जगह। जबान जमानो मकान के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। उनकी सौती, सरफी और नहवी खुसूसियात की बिना पर उन्हें माहिर लिसानियात ने कुल 8 खानदानों में तकसीम किया है जो मंदरजा झैल है। मतलब यह हुआ कि जबान जो है वो जमाने और मकान यानी जगह के एतबार से वो अलग अलग हो जाती है। मान लीजिए हम लोग यहां बोलते हैं कुछ और, जोग्राफियाई दृष्टिकोण से आप साथियों यहां से 20 कोस के आगे जाएंगे, 20 किलोमीटर आगे जाइएगा, वहां की जबानें कुछ और होंगी। तो पता चला कि जबान जो है वो जगह और वक्त के लिहाज से वो तब्दील होती रहती है। पूरे माहिर लिसानियात ने साथियों जी जो भाषा विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने पूरी दुनिया की जबानों को कुल 8 खानदानों में बांटा। कितने खानदान में बांटा है, 8 खानदान में बांटा है। कौन कौन से खानदान है, पहले ये बात याद रखिए। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जबान के कुल कितने खानदान हैं, यह पूछा जाता है, जबान के कुल कितने खानदान हैं, या माहिर लिसानियात ने जबान को कुल कितने खानदानों में बांटा। तो साथियों 8 खानदानों में। कितने खानदानों में, 8 खानदानों में। अब उसके बाद आगे देखिए क्या होता है कि पहला खानदान जो है उसे बोलते हैं सामी खानदान। क्या बोलते हैं, सामी खानदान। और दूसरा जो है आपका हिंद चीनी। देखिए ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ नहीं होगा मेरा वादा है, बस आप थोड़ा सा क्लास को सही से सुनिए। माहिर लिसानियात ने 8 खानदानों में जबान को तकसीम किया। पहला खानदान सामी खानदान, दूसरा हिंद चीनी, तीसरा है दड़ावड़ी और चौथा है साथियों मुंडा, पांचवा है अफ्रीका की बातू और छठा है अमरीकी, सातवां है मलायाई और उसके बाद 8वां है हिंद यूरोपी। क्या, हिंद यूरोपी। हमारी जो उर्दू जबान है वो यही हिंद यूरोपी से निकली है, ठीक है ना। तो हमने ये जाना कि माहिर लिसानियात ने जबान को कुल 8 खानदानों में बांटा है। पहला है सामी खानदान, हिंद चीनी, दरावड़ी, मुंडा, अफ्रीका की बातू, अमरीकी, मलायाई और हिंद यूरोपी। अब उसके बाद आगे जानते हैं सामी खानदान क्या है। सामी खानदान, इस खानदान में बहुत सारी अहम जबानें आती हैं। अरबी और इब्रानी इसी से निकली है जी, ठीक है। यह हो गया आपका। दड़ावड़ी खानदान क्या है। दड़ावड़ी खानदान, इस खानदान से हिंदुस्तान की बहुत सी अहम जबानों का सिलसिला मिलता है। यह जबान जुनूबी हिंदुस्तान में राइज है। जुनूबी हिंदुस्तान का मतलब है कि जो साउथ में बोले जाते हैं, नहीं बोलते हैं, साउथ में जाइएगा तो आपको हिंदी नहीं समझ में आएगी, वहां पे साथियों दड़ावड़ी खान बोला जाता था। पहले आपने सुना ना था ना कि 2500 कबले मसीह जब आर्या लोग हिंदुस्तान पर हमला किए तो उस वक्त दड़ावड़ी खानदान के लोग यहां पर थे, उनको उन लोगों ने जुनूब में धकेल दिया और फिर वो लोग यहां पर बस गए। तो ये दड़ावड़ी खानदान जो है ये कहां पर पाई जाती है हिंदुस्तान में साथियों, जुनूब की तरफ। जुनूब का मतलब होता है दक्षिण की तरफ, ठीक है ना जी। अब इसमें जो है दड़ावड़ी खानदान में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इसकी मशहूर शाखाएं हैं, यानी इसी खानदान में वो जबानें पाई जाती है, ठीक है। आप ये समझ गए कि दड़ावड़ी खानदान कहां पे पाई जाती है हिंदुस्तान के अंदर, जुनूब में, ठीक है ना। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये इसी की शाखाएं हैं। उसके बाद आगे देखिए, आर्या हिंद व यूरोपी जबान बोलते थे। जो आर्या लोग आए थे, जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे हमला किया, वो लोग साथियों हिंद व यूरोपी जबान बोलते थे, जो मशरिकी और मगरिबी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। यानी वो लोग जो यहां पर आए तो वो जो है साथियों वो 2 हिस्सों में वो लोग बट गए। कुछ लोग मशरिक की तरफ गए, कुछ लोग मगरिब की तरफ गए। कौन, आर्या लोग। और आर्या की जबान क्या थी,
हिंद व यूरोपीय जबान। क्या? हिंद व यूरोपीय जबान। तो वो लोग दो गिरोह में बंटे, एक हो गया मशरिकी और दूसरा हो गया मगरिबी। अब देखिए, मगरिब में जाने वाले आर्यों को किनीटम गिरोह, क्या? कनीटम गिरोह का नाम दिया गया। कनीटम गिरोह किसको कहा गया? जो लोग साथियों पश्चिम की जानिब चले गए। कौन? आर्या लोग, जिसकी नुमाइंदा जुबान है यूरोप की यूनानी, लातीनी और जर्मेनिक वगैरह है। बात समझ में आ गई कि आर्या लोग जो है वो हिंद व यूरोपीय जबान बोलते थे। उनके दो गिरोह हुए, एक गिरोह जो है वो मगरिब की जानिब यानी पश्चिम की जानिब चली गई, और जो गिरोह पश्चिम की जानिब गई उसको साथियों कनीटम गिरोह का नाम दिया गया। और कनीटम गिरोह जो है जिसकी जुबानें हैं यूरोप की यूनानी जुबान है, लातीनी है और जर्मेनिक है। ठीक है ना, ये आप समझ गए। उसके बाद मशरिक की तरफ हिजरत करने वाले आर्यों को शितम गिरोह, क्या? शितम गिरोह ग्रुप के लोग कहा गया, जो ईरान में ओस था और बाद में उसकी जदीद शक्ल फारसी वगैरह बोलते थे। यानी जो लोग कहां आ गए, पूरब की तरफ आए, उसको शितम ग्रुप बोला जाता था। और फिर क्या होता है साथियों कि जो ईरान में उसी को ओस था और बाद में उसकी जो लेटेस्ट जो शक्ल है वो फारसी वगैरह है। यहां तक आप समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है? जी जी, ठीक है, चलें। उसके बाद आगे देखिए, शितम ग्रुप यानी जो मशरिक की जानिब आई, शितम ग्रुप के जो आर्य हिंदुस्तान में दाखिल हुए, उन आर्यों की जबान संस्कृत कहलाई। देखिए, पूरे आपको एक लेखा जोखा यहां पे मिल रहा है कि दो ग्रुप थे आर्याओं के, एक तो चले गए मगरिब की तरफ और एक आ गए मशरिक की तरफ। तो मगरिब की तरफ जो गए वो लोग जर्मिक, लातीनी और यूरोप की जबान बोलने लगे, और जो लोग साथियों मशरिक की तरफ आए और मशरिक की तरफ भी जो लोग आए तो वो फारसी, ईरान की तरफ, और जो लोग उसके जो आर्या हिंदुस्तान में दाखिल हुए उन आर्याओं की जबान क्या थी? संस्कृत कहलाई। क्या कहलाई? संस्कृत जबान कहलाई। क्या कहलाई? तो संस्कृत जबान किसकी थी? आर्याओं की थी। ठीक है। जबान के 8 खानदानों में सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी खानदान है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। माहिर लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया। मतलब यह है कि जो लोग हिंदुस्तान में आए, जो आर्या हिंदुस्तान में आए, उनकी जो जबानें थी साथियों, उस जबान को तो आप संस्कृत जबान थी, लेकिन उसकी जो इर्तिका हुई यानी उसका जो फरोग हुआ, उसका जो विकास हुआ, उसको 3 दौर में बांटा जाता है। कितने दौर में बांटा जाता? 3 दौर में। एक दौर है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई, तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। फिर से मैं एक बात समझ आता हूं आपको कि 2500 साल कबले मसीह का मतलब होता है ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले हिंदुस्तान पर साथियों आर्याओं ने हमला किया, और जो कौम यहां पे रहती थी वो दड़ावड़ी नस्ल की थी, उसको जुनूब के जानिब धकेल दिया। दड़ावड़ी लोग यहां पर क्या हो गए? काबिज हो गए। दड़ावड़ी के भी 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप जो है वो मगरिब की जानिब चले गए, जो कि यूरोप की जबान लातीनी, यूनानी और जर्मिक जबान बोलने लगे, और एक साथियों मशरिक की तरफ जिसको शितम ग्रुप कहा गया, और शितम ग्रुप में भी साथियों जो लोग ईरान वगैरह में थे वो वहां की फारसी जबान, और उसके यानी शितम ग्रुप के जो लोग हिंदुस्तान में आए आर्या, उनकी जो साथियों ये थी जबान थी वो संस्कृत कहलाई। क्या कहलाई? संस्कृत कहलाई। अब माहिर लिसानियात जो है हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका का मतलब होता है उसको जो कैसे कैसे वो बढ़ा, उसके तौर पर उसको 3 भागों में बांटा। मतलब कह सकते हैं कि संस्कृत की ही 3 भागों में बांटा। पहला जो दौर है वो है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई, तीसरा है जदीद हिंद आर्याई। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां तक आपको 3 बातें पूछी जाएंगी। पहली बात यह है कि जबान के कुल कितने खानदान हैं? तो साथियों आपको याद रखना 8 खानदान। माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई जबानों को कितने भागों में बांटा? तो साथियों 3 भागों में। कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में। कौन कौन से? कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। आर्याओं की जबान क्या थी? तो संस्कृत थी। क्या थी साथियों? संस्कृत थी। ठीक है ना, चलिए जी यूजीसी नेट में काम आएगा जी, यूजीसी नेट में भी काम आएगा आपको। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन होंगे ना बाद में पूछेगा, हम भी डिस्टर्ब न होंगे। अभी हम आपको एक ही कोशिश है कि सारा पढ़ा दे और आपको सब याद करा दे, मेरी यही कोशिश है। अब देखते हैं कि माहिर लिसानियात ने जो साथियों
हिंद आर्याई को इर्तिका के एतबार से 3 भागों में बांटा। उसमें जो पहला हिस्सा है वो है कदीम हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई जो है ये दौर 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह तक शुमार किया जाता। यानी ये पूरा दौर जो है 1500 कबले मसीह से लेकर 500 यानी 1000 साल का है। कौन साथियों? कदीम हिंद आर्याई। 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक। आपको यह पूछा जाएगा कि कदीम हिंद आर्याई में कहां से कहां तक का दौर आता है, तो 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक। कहां से साथियों? 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक का दौर जो है वो कदीम हिंद आर्याई में आता है। अब देखिए, कदीम हिंद आर्याई दौर को माहिर लिसानियात ने 2 हिस्सों में तकसीम किया, जिनमें ज्ञानचंद जैन का नाम सरे फहरिस्त आता। देखिए मेरी बात फिर सुनिएगा, आप भूल जाइएगा साथियों। अगर आपको यह पूछा जाए कि कुल जबान की कितने खानदान हैं, आप कहिएगा 8। अगर आपको यह पूछा जाए उस 8 में से जो आर्या लोग हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान जो आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे उसकी जबान थी संस्कृत, और उस आर्या की जबान के इर्तिका के एतबार से माहिर लिसानियात ने उस आर्या जबान यानी संस्कृत के इर्तिका के एतबार से उसको 3 भागों में बांटा। उस 3 भागों में जो बांटा तो एक दौर है कदीम हिंद आर्या, दूसरा है वस्ती हिंद आर्या, तीसरा है जदीद हिंद आर्या। कदीम हिंद आर्या का जो दौर है वो 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक, मतलब टोटल 1000 साल का है। ठीक है ना। अब देखिए आगे फिर कहा जा रहा है कि जो कदीम हिंद आर्याई दौर है इसको भी साथियों 2 हिस्सों में, हालांकि कुछ लोगों ने इसको 5 हिस्सों में बांटा है। देखिए कदीम हिंद आर्याई दौर को माहिर लिसानियात ने 2 हिस्सों में तकसीम किया, जिनमें ज्ञानचंद जैन का नाम सरे फहरिस्त है। आपको यही पूछेगा ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई दौर को कितने हिस्सों में तकसीम किया, तो 2 हिस्सों में। बाकी लोग तो साथियों 5 हिस्सों में बांटे थे। तो कदीम हिंद आर्याई दौर को कितने हिस्सों में बांटा गया? 2 हिस्सों में। एक है आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकल संस्कृत। देखिए आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े, वैदिक काल, वेद का काल, वेद टोटल 4 हैं, यानी चारों वेद जिस दौर में लिखा गया उसको वैदिक काल बोला जाता है। और एक है क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल का मतलब ये होता है कि जिसमें कुछ साथियों तब्दीली हो गई। तो वैदिक संस्कृत ये 2 दौर में आपको बांटा गया। तो याद रखिए कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद जैन ने कितने दौर में बांटा, कितने हिस्सों में तकसीम किया? 2 में। एक हो जाएगा वैदिक संस्कृत और दूसरा हो जाएगा आपका क्लासिकल संस्कृत। ठीक, बात समझ में आ गए। उसके बाद देखते हैं कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने, वही दौर को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया जो मंदरजा झैल है। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने साथियों कदीम हिंद आर्याई को 2 हिस्सों में बांटा। एक का नाम है वैदिक संस्कृत, दूसरा का नाम है क्लासिकल संस्कृत। और कदीम हिंद आर्याई को सुदेश्वर वर्मा ने साथियों 5 दौर में हिस्सों में तकसीम किया जो कि मंदरजा झैल है। सबसे पहला जो दौर है वो है वैदिक मंजिल। क्या? वैदिक मंजिल। वैदिक मंजिल का मतलब ये होता है कि इस अहद में 4 वेद जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे जाते हैं। ये चारों वेद जिस दौर में लिखा जाता है उसको साथियों वैदिक मंजिल कहा गया है, यानी संस्कृत मजहब की बानी होती है। उस वक्त साथियों संस्कृत जो है ना वो मजहब की बुनियाद थी। ठीक है ना, ये सभी के जबान जो वो संस्कृत है। तो पहला क्या हो गया आपका वैदिक मंजिल। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, कदीम हिंद आर्याई दौर को ज्ञानचंद जैन ने 2 हिस्सों में बांटा है। एक है वैदिक साथियों वैदिक संस्कृत, दूसरा है क्लासिकल। और अगर आपको पूछ लिया जाए डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कितने हिस्सों में बांटा है तो उन्होंने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला आपका है वैदिक मंजिल। ठीक है, वैदिक मंजिल वो दौर जिसके अंदर वेद लिखा गया। वेद कितने हैं? टोटल 4 हैं। कौन कौन से? तो साथियों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जिस दौर में लिखा गया उस दौर को बोलते हैं वैदिक मंजिल। और ये कदीम हिंद आर्या की सबसे पहली दौर है। इसमें संस्कृत जो है वो मजहब की बानी होती है। ठीक है, उसके बाद है साथियों अहद पाणिनि की मंजिल। इस अहद में पाणिनि की 8 अध्याय और पातंजलि की महाभाष्य लिखी जाती है। ठीक है, इस तरह
इस दौर में संस्कृत आलिमों की जबान बन जाती है। किसकी जबान बन जाती है? आलिमों की जबान बन जाती है। ये दूसरा दौर है कदीम हिंद आर्याई की। एक बार फिर मैं वीडियो को ये करूंगा, देखिए अगर क्लियर नहीं दिख रहा ना, आप इसका बढ़ाइए, रेगुलेशन बढ़ाइए ना, हो जाएगा। चलिए, तीसरा जो दौर है वो है साथियों रिज्मिया दौर। रिज्म का मतलब क्या होता है? रिज्म का मतलब होता है जंगो जदाल। तीसरा दौर क्या है? रिज्मिया दौर। इसे अदबी मंजिल भी कहा जाता है। इसी में महाभारत लिखी जाती है। अगर आपसे पूछ ले महाभारत किस दौर में लिखी जाती है तो वो रिज्वी मंजिल में। ठीक है। चौथी जो साथियों कदीम हिंद आर्याई को जो बांटा गया है वो है दीनवी मंजिल। दीनवी मंजिल, इस दौर में संस्कृत सरकारी जबान बन जाती है और इसका ताल्लुक मजहब से मुनक़ता हो जाता है। ठीक है। उसके बाद साथियों फिर पांचवा जो दौर है वो है आपका टकसाली मंजिल। क्या है? टकसाली मंजिल। इस अहद में संस्कृत कवायद नवेसियों के पाबंद होकर खुद को महदूद व महसूर कर लेती है। सिद्धि के चक्कर में फंसकर अवाम से दूर हो जाती है, इसलिए इसके पहलू ब पहलू अवामी बोलियां परवान चढ़ने लगती है। साथियों एक बार फिर से मैं इन सब चीजों को रिपीट करूंगा ताकि आपको चीजें याद हो जाए। जी देखते हैं, क्या मैंने बताया आपको कि साथियों जबान को टोटल 8 खानदानों में बांटा गया। उस 8 खानदानों में से जो आर्या लोग हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में जो लोग बसे उनकी जबान जो थी वो संस्कृत थी। क्या थी साथियों? संस्कृत थी। तो गोया के आर्या लोगों की जबान की इर्तिका के तौर पर जबान को 3 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्सों में माहिर लिसानियात ने तकसीम किया। ठीक है ना। अब ये जो पहला हिस्सा आता है उसको बोलते हैं कदीम, क्या साथियों? कदीम हिंद आर्याई। क्या? कदीम हिंद आर्याई। उसके बाद जो साथियों दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं वस्ती हिंद आर्याई। क्या? वस्ती हिंद आर्याई। और जो तीसरा दौर है उसको बोलते हैं जदीद हिंद आर्याई। क्या बोलते हैं? जदीद हिंद आर्याई। अब याद रखिए कदीम हिंद आर्याई जो है ये 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक का दौर है। यानी ये टोटल 1000 साल का, कितने साल का है? 1000 साल का। आप यहां तक समझ गए। कदीम हिंद आर्याई को ज्ञानचंद जैन ने साथियों 2 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में। एक हो जाएगा आपका वैदिक संस्कृत, दूसरा हो जाएगा क्लासिकल संस्कृत। और अगर बात करें डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के बारे में तो उन्होंने कदीम हिंद आर्याई को टोटल साथियों 5 अदवार में तकसीम किया है। ठीक है, ये बात भी आप याद हो गया। अब आपको चलते हैं वस्ती हिंद आर्याई का दौर दिखाते हैं, जो कि साथियों दूसरा दौर है वस्ती हिंद आर्याई। वस्ती हिंद आर्याई देखिए क्या है। वस्ती हिंद आर्याई 500 कबले मसीह से लेकर 1000 तक का जमाना है। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूं मैं? 500 कबले मसीह से लेकर 1000। देखिए 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक का जो जमाना था, ये 1000 का जमाना, ये साथियों था कदीम हिंद आर्याई। अब ये 500 तक हो गया, तो 500 से लेकर 1000 तक यानी सन 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक, तो गोया के 1000 ईस्वी तक। अब 500 पहले का लीजिए 1000, तो ये कितना का हो जाएगा? 1500 का। कितना का हो जाएगा साथियों? 1500 का। पहले कितना का था? 1000 का। तो ये हो जाएगा 1500 साल का। ठीक है। तो वस्ती हिंद आर्याई का जो दौर है 500 कबले मसीह से लेकर 1000 तक का जमाना है, जिसे माहिरीन ने इर्तिकाई खुसूसियत के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम किया है। क्या बोल रहा हूं मैं? बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी शायद। पहला जो था कदीम हिंद आर्याई, उसको साथियों क्या ज्ञानचंद जैन ने 2 हिस्सों में बांटा और सुदेश्वर वर्मा ने 5 हिस्सों में तकसीम किया। वस्ती हिंद आर्याई जो कि साथियों 500 कबले मसीह से लेकर 1000 तक का दौर है, इसको माहिर लिसानियात ने टोटल 3 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में। पहला दौर देखिए, पहला जो दौर है यानी उस दौर में भी दौर निकलता है। पहला दौर 500 कबले मसीह से मसीह दौर शुरू होने से पहले तक का जमाना है, यानी कबले मसीह से लेकर जब एक मतलब ईस्वी शुरू हो रहा था उस वक्त तक का जमाना है। इस दौर में पाली अवाम की मकबूल तरीन जबान रही। अब देखिए पाली कौन जबान है,
इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा साथियों। मगधी को ही पाली बोलते हैं, पाली क्या, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे जी, आगे बताएंगे। पहले आप इतना सा जानिए, पहला दौर जो है कबले मसीह से मसीह दौर शुरू होने से पहले तक का जमाना है। इस दौर में पाली आवाम की मकबूल तरीन जबान रही है। और उसके बाद साथियों जिसमें जैन मत और बुद्ध मत की तालीमात मिलती है, किसे मिलती है ये साथियों 500 कबले मसीह से लेकर मसीह दौर शुरू होने का। दूसरा दौर मसीही सन के इब्तिदा से 500 ईस्वी तक का शुरू होता है, यानी 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का दौर शुरू होता है। जाहिर सी बात है कि जब 500 कबले मसीह से लेकर साथियों जो वो दौर शुरू हो जाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से लेकर 500 साल तक का तो बच गया फिर 500 साल है, तो वो 500 साल के बाद से लेकर साथियों 1000 साल तक का। तो ये 3 चीजें आज हमने पढ़ी है कि हमने सबसे पहले ये जाना कि हिंदुस्तान में जो सबसे पहली कौम रहती थी उसको साथियों क्या, वो कौन सी नस्ल की थी, दड़ावड़ी नस्ल की। कौन सी नस्ल की थी, दड़ावड़ी नस्ल की। और फिर हमने साथियों ये भी जाना कि दड़ावड़ी नस्ल को जब आर्याओं ने यहां पर हमला किया तो उसको जुनूब की जानिब धकेल दिया और वो आर्या लोग यहां पर बस गए। आर्या जो कौम थी वो साथियों 2 भागों में बटी, एक वो थी जो मगरिब की जानिब चली गई और एक वो थी जो यहां आ गई। मगरिब की जानिब जो आर्या गई उसको किनीटम ग्रुप बोला गया और जो हिंदुस्तान की तरफ जो आर्या आई उसको साथियों शितम ग्रुप बोला गया। हिंदुस्तान की तरफ जो आर्या कौम आई उसकी जबान थी संस्कृत। गोया कि आर्याई जबान की इर्तिका के तौर पर साथियों टोटल जो जबान को बांटा गया, किसके तौर पर, आर्याई दौर की इर्तिका के तौर पर जो जबान को बांटा गया वो 3 अदवार में बांटा गया। पहला जो दौर था वो दौर साथियों कहलाया कदीम हिंद आर्याई। क्या कहलाया, कदीम हिंद आर्याई। हमें लगता है अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरा दौर जो कहलाया साथियों वो वस्ती हिंद आर्याई। क्या, वस्ती हिंद आर्याई। और जो तीसरा दौर कहलाया साथियों वो कहलाया आपका क्या, जदीद हिंद आर्याई। क्या कहलाया, जदीद हिंद आर्याई। यहां पर एक चीज और मैं आपको रिपीट कर दूं साथियों, ध्यान दीजिएगा। 1500 कबले मसीह से लेकर 1500 कबले मसीह से लेकर साथियों क्या होता है, 500 कबले मसीह तक का दौर कदीम हिंद आर्याई दौर होता है। ये टोटल दौर कितने साल का होता है, 1000 साल का होता है। 500 कबले मसीह से लेकर क्या साथियों, 500 कबले मसीह से लेकर, ये 500 ही होगा, 500 कबले मसीह से लेकर साथियों क्या होता है जे 500 कबले मसीह से लेकर जे 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद तक का जो दौर होता है वो वस्ती हिंद आर्याई होता है। गोया कि ये दौर साथियों 1500 साल का होता है। कितना सौ साल का होता है, 1500 साल का। उसके बाद फिर हमने पढ़ा जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद जो है वो 1000 के बाद से लेकर 1000 ईस्वी के बाद से लेकर ताहाल यानी अभी तक का जो दौर है वो जदीद हिंद आर्याई कहलाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको, अब आपको मजा आएगा समझने में। क्या मैंने बताया, कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, किसने साथियों, जैन, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने 2 हिस्सों में तकसीम किया। और कदीम हिंद आर्याई को साथियों किसने, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने साथियों कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। ये बात आप समझ गए, दोनों के बारे में समझ गए। वस्ती हिंद आर्याई दौर को साथियों टोटल 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। कौन कौन से, तो पहला होगा 500 कबले मसीह, ये कबले मसीह लिख देते हैं, 500 कबले मसीह से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक का दौर, ये पहला दौर हुआ। दूसरा दौर होगा साथियों ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से लेकर यानी 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का दौर। और तीसरा जो दौर है वो है साथियों 500 ईस्वी से लेकर साथियों कहां, 1000 ईस्वी तक का दौर। ये 3 दौर में वस्ती हिंद आर्याई को बांटा गया। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करता हूं ताकि चीजें आपको याद हो जाए साथियों। 2500 कबले मसीह आर्या कौम यहां पर आई
और उन्होंने दड़ावड़ी खानदान के लोग जो यहाँ पर रहते थे उनको साथियों दरकिनार किया, जुनूब की जानिब धकेला। वो लोग हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। आरआई का दो ग्रोह था, एक ग्रोह जो मगरिब की जानिब गया उसको साथियों क्या जे उस गिरोह को जो मगरिब की जानिब गया उसको कहा गया किनीटम गिरोह ग्रुप, जो कि यूरोप की यूनानी जुबान और लातीनी और जर्मेनिक बोलने लगी। और वो कौम जो मशरिक की जानिब आई उसको साथियों शितम ग्रुप बोला जाने लगा, जो बाद में फारसी। और आर्याई कौम की वो शाखें जो हिंदुस्तान में आई उसको साथियों उसकी जो जबान थी वो संस्कृत थी। गोया कि आर्याई कौम की जो जबान संस्कृत थी उसके इर्तिका के तौर पर, उसके फरोग के तौर पर, उसके विकास के तौर पर माहिर लिसानियात ने इसको 3 अदवार में बांटा। किसको साथियों? ये आर्याई कौम की जो जबान है उसके बाद 3 अदवार में पहला जो है वो आपका कदीम हिंद आर्याई दौर है, जो कि 1500 कबले मसीह से लेकर 500 कबले मसीह तक टोटल 1000 साल का दौर है। उसके बाद दूसरे नंबर में आपका है वस्ती हिंद आर्याई दौर, जो कि 500 कबले मसीह से लेकर साथियों 1000 ईस्वी तक का दौर है, जो कि 1500 साल का दौर है। उसके बाद जदीद हिंद आर्याई दौर जो है वो 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक का जो दौर है वो जदीद हिंद आर्याई है। फिर मैंने आपको बताया कि जो कदीम हिंद आर्याई है इसको साथियों ज्ञान चंद ने 2 अदवार में बांटा है। एक इसमें बताया वैदिक संस्कृत, दूसरा है क्लासिकल संस्कृत, जबकि सुरेश्वर वर्मा ने साथियों इनको 5 अदवार में बांटा। किसको? कदीम हिंद आर्याई को। उसके बाद वस्ती हिंद आर्याई जो है, वस्ती हिंद आर्याई को माहिर लिसानियात ने 3 अदवार में बांटा। पहला जो दौर है वो 500 कबले मसीह से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश तक का दौर। उसके बाद है फिर 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का दौर। फिर तीसरा है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का दौर। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये यहीं तक पढ़ाया। अब मैं आपको जो कल पढ़ाऊंगा उसमें प्राकृत अपभ्रंश क्या होता है और ये कैसी जबान है, पाली कैसी जबान है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। पूरा 3 लेक्चर सुनिए, ये पूरे के पूरे आपको समझ में आ जाएगा और इंशाअल्लाह हम आपको जबानी याद करा देंगे। अगर आप इस क्लास को लेना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर है साथियों, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसका शुक्रिया, थैंक यू साथियों। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को